Hello, my economic students of class 10. Today we will go through the part 2 of the chapter Sectors of the Economy, which is in your economic syllabus. So previously in my previous video, I have that video in some other channel. I will also upload the video in this channel also. So in this video, what we get to know the names and the what are the different characteristics of the different sectors of economy and how the comparing the three sectors can be done, and also about undisguised unemployment. So these are the things we have get to know in your first video. Now in this video we will know how to create more employment. Now it is essential to generate more employment opportunities and reduce unemployment in agricultural sector. ये तो एकदम सही बात है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हो या किसी और सेक्टर हो, तो हम लोग यहाँ एग्रीकल्चरल सेक्टर को ही आगे करके अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर कैसे एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को हटा सकते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, कुछ चीज़ें रहता है, कुछ वेज रहता है। व्हाट कैन बी द वेज? नाउ वी शुड फर्स्ट फोकस ऑन बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मीन्स क्या होता है, बैंक से जब लोन प्रोवाइड किया जाता है उसको बैंक क्रेडिट बोला जाता है। तो बैंक क्या प्रोवाइड करता है? बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन टू हुम? टू द स्मॉल फार्मर्स। क्यों स्मॉल फार्मर्स को लोन चाहिए? फॉर बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स, पम्प सेट्स, कंस्ट्रक्टिंग वेल्स फॉर इरिगेशन। तो इसके लिए क्या होता है ना, दिस एनेबल देम टू ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स, देयर बाई इंक्रीजिंग देयर अर्निंग्स। ऑब्वियसली एक से ज़्यादा जब क्रॉप्स हार्वेस्ट करेंगे ये लोग, अर्निंग्स भी ज़्यादा आएगा इन लोगों के लिए। इसके वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब होता है, अगर फॉर एग्जांपल डैम्स कंस्ट्रक्शन में, कैनल्स कंस्ट्रक्शन में, इसमें क्या होता है ना, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ता है। उसके साथ साथ मेकिंग और बेटरमेंट ऑफ द रूरल रोड्स, डेवलपिंग स्टोरेज फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो इन दिस मैनर इट्स ऑल्सो जनरेट्स द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद फोकस होना चाहिए हमेशा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। सेटिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज़ इन द सेमी रूरल एरियाज़ जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि राइस मिल, दाल मिल, हनी कलेक्शन सेंटर हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ भी हो सकता है। इसके साथ साथ इम्प्रूव करना चाहिए क्या, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, ये सारी चीज़। जैसे क्रिएटिंग जॉब्स इन द हेल्थ एंड द एजुकेशन सेक्टर, कैसे? बाय ओपनिंग मोर डिस्पेंसरीज, मोर क्लिनिक्स, मोर स्कूल्स, कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में। उसके साथ साथ टूरिज़्म को भी इनकरेज किया जा सकता है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग जो होता है ना, इसमें क्या होता है, आयोग का मतलब, ये नीति आयोग जो है ना, उसका पूरा नाम है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015 में। इसका एम क्या था? इसका एम था कि इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है थ्रू बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या हुआ था ना, एजुकेशन सेक्टर का जनरेटिंग 20 लाख ऑफ जॉब जनरेट हुआ था। टूरिज्म सेक्टर का भी पोटेंशियलिटी दिखा गया था, उसमें भी जॉब नियर अबाउट 35 लाख भी आया था। तो ये सारे चीज़ पे फोकस करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट का चांसेस भी बढ़े। इसमें एक चीज़ हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है, वो है MGNREGA। Obviously, you must have heard about this. It is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, which was formulated in 2005. तो इसका एक्ट का फीचर्स क्या है? इसमें जो स्कीम है वो गारंटी देता है 100 डेज़ का वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, जो कर सकता है, जो हु आर एबल टू एंड इन नीड ऑफ सम वर्क इन द रूरल एरियाज। और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड दिस लॉ टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन अबाउट 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। अभी तो वो बढ़ भी चुका है। सो अगर गवर्नमेंट फेल्स टू डू दिस ड्यूटी टू प्रोवाइड दिस एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल। तो ये सारे चीज़ जो होता है, ये सारे चीज़ को भी हम लोग को याद रखना होगा और इसको भी पढ़ना होगा। इसके बाद होता है सेक्टर्स का डिवीज़न के बारे में। सेक्टर्स का डिवीज़न मतलब होता है, इसको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या होता है, ये सारे वो एंटरप्राइजेस होता है, सोच सकते कि वो बिजनेस एक्टिविटी है, वहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का रेगुलर होता है। रेगुलर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होने के साथ साथ क्या होता है, पीपल के पास एक एश्योर्ड वर्क होता है। ठीक है, चलो ये काम सही है, ये काम
एकदम प्रॉपर है, तो इसके लिए आई एम एश्योर्ड कि आई विल गेट अ प्रॉपर वर्क एंड आई विल गेट अ प्रॉपर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज, कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होता है, जैसे फैक्ट्रीज़ के लिए फैक्ट्रीज एक्ट होता है, मिनिमम वेजेस एक्ट होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी होता है, उसके बाद शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए होता है। तो ये सारे होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्यों इसमें एक फॉर्मल रूल्स रेगुलेशन होता है, फॉर्मल प्रोसेसेस प्रोसीजर्स फॉलो होता है। अब the workers have job security in the organized sector. They have to work for a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. इसलिए बहुत सारे लेबर्स लोग क्या करते हैं, ओवरटाइम करने के बाद एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उन लोगों को। इसके साथ साथ और भी बेनिफिट वर्कर्स को मिलना है या मिलना चाहिए, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, पेड लीव्स होता है, ग्रेट्युटी के साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द मैनेजमेंट ऑफ दिस सेक्टर क्या इंश्योर करता है, गुड वर्किंग कंडीशन, जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्कर्स आल्सो गेट पेंशंस आफ्टर देयर रिटायरमेंट। ये सारे होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब कुछ सेक्टर्स होता है जो बहुत इरेगुलर होता है, मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे ये सेक्टर कैटेगराइज होता है कि स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स के लिए विच आर अनरजिस्टर्ड, डू नॉट फॉलो एनी गवर्नमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो वर्कर्स इन दिस सेक्टर गेट लोअर वेजेस, ऑब्वियसली लोअर वेज मिलता है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे पेड हॉलीडेज या पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एंड ऑल। Working condition is also not up to the mark, no job security is there, employment is also irregular. So this sector consists of a large number of self-employed individuals who do small jobs. This include जैसे street vendors जो है, repair workers, farmers. अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर्स है ना, इसका प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारा रूल्स रेगुलेशंस तो होना चाहिए कि many people in the unorganized sector are often exploited, pay delays, have irregular jobs, so there is a need for protection of the workers. कैसे हो सकता है? In rural areas में farmers can be supported through adequate facility for timely delivery of goods, agricultural inputs, उसके बाद क्रेडिट, स्टोरेज, मार्केटिंग टेक्निक्स है, मार्केटिंग आउटलेट्स बना के उन लोग को बूस्ट किया जा सकता है। ये तो हो सकता है रूरल एरियाज़ में। और शहरों में या अर्बन एरियाज़ में क्या हो सकता है, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट सपोर्ट बाय प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल्स, मार्केटिंग ऑफ द आउटपुट्स एंड ऑल। तो ये हो गया डिविजन ऑफ सेक्टर्स एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब हो गया सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाता है, ये ओनरशिप के हिसाब से डिवाइड किया जाता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का ओनरशिप रहता है, मोस्ट ऑफ द एसेट्स, प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज, जैसे इंडियन रेलवेज है, इंडियन पोस्टल ऑफिस, पोस्ट ऑफिस है। और प्राइवेट सेक्टर क्या है, ओनरशिप एसेट्स, डिलीवरी ऑफ सर्विस है, हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और मे बी द प्राइवेट कंपनीज, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टिस्को। तो ये सारे क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट्स, देयर मेन एम इज टू अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन फिर भी आजकल प्राइवेट सेक्टर्स भी अलग से कम्युनिटी हेल्प के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा वर्क करते हैं, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हो। तो इट्स अ मैंडेटरी फॉर एवरी प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ द पब्लिक और द गवर्नमेंट सेक्टर। ना गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज विच इज़ द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड, ऑब्वियसली एट अ रिजनेबल कॉस्ट। जैसे एग्जाम्पल्स को होता है, इसका क्या हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेज, रेलवेज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइडिंग इरीगेशन थ्रू डैम्स। गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक हेवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा प्राइवेट सेक्टर को, सो दैट दे कैन कंटिन्यू द प्रोडक्शन और बिजनेस। फॉर एग्जांपल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। Government here steps in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford. Now government pays a part of the cost also. Government of India क्या करते हैं, buys wheat and rice from farmers at a fair price. It stores these in the godowns and sells at a lower price to consumers. कैसे, through the ration shops. हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज़, इसके लिए एक्टिविटीज़, ये तो गवर्नमेंट का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। प्रॉपर स्कूल्स, क्वालिटी एजुकेशन, पर्टिकुलरली जो प्रिलिमिनरी एजुकेशन होता है वो मैंडेटरी है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट नीड्स टू पे अटेंशन ऑल्सो to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities, food and nutrition पे ध्यान देना, ये सारे चीज़ चाहिए। और गवर्नमेंट का ड्यूटी क्या होता है कि टेक केयर ऑफ द पोरेस्ट एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो ये हो गया सेकेंड चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन।
अब इसके साथ साथ इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके साथ उसका आंसर्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी उसको अच्छे से बना सकते हो या लिख सकते हो. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. विल गेट बैक टू यू सून फॉर सम अनदर वीडियो.